हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में जिसे हम कहते हैं अस्थमा। दिल्ली एनसीआर के लोग तो काफी अच्छे से वाकिफ हैं अस्थमा से, क्योंकि यहाँ पर इसके केसेस रिसेंटली काफी बढ़ रहे हैं, जिसका मेन कारण है यहाँ का AQI ज्यादा होना। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी पुअर है दिल्ली का, पूरे वर्ल्ड में ही सबसे खराब है आज के दिन, तो यहाँ पे इसके केस बहुत ज्यादा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आयुर्वेद कैसे देखता है अस्थमा को, एलोपैथी कैसे देखता है अस्थमा को, दोनों कैसे इसकी मैनेजमेंट बताते हैं, और एलोपैथी पर आयुर्वेद का कैसे अपर एज है, आयुर्वेद कैसे बेटर हो सकता है आपके अस्थमा के मैनेजमेंट में, और कैसे मैं अपनी ओपीडी में बड़ी आसानी से अस्थमा को मैनेज करता हूँ और पेशेंट के लाइफस्टाइल को बेटर बनाता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एलोपैथिक पर्सपेक्टिव से। तो एलोपैथी के अकॉर्डिंग जो है अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। क्रोनिक का मतलब लंबे समय तक जो रहे, इन्फ्लामेटरी यानी सूजन, यानी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सूजन आ जाए क्रोनिक, उसको अस्थमा का नाम दिया गया है। इसमें जनरली जो आपके ब्रोंकाई होते हैं और बाकी एयरवेज होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके ट्रिगर फैक्टर्स भी हैं, जैसे किसी को स्मोक से ट्रिगर होता है अस्थमा का अटैक जैसे बोलते हैं, जिसमें पंप लेना पड़ता है पेशेंट को ऑल ऑफ अ सडन। किसी को स्मेल से होता है, जैसे आपने देखा हो जिसको अस्थमा है और कोई जैसे कि परफ्यूम लगा ले स्ट्रॉन्ग, तो उसको ट्रिगर हो जाता है, उससे वो सहन नहीं कर पाता उस स्मेल को। या फिर किसी किसी को एक्सरसाइज करने से होता है, जैसे आपने देखा होगा अस्थमा के पेशेंट्स अगर 1 या 2 फ्लोर पैदल स्टेयर्स से चले जाएं तो उनको रुकना पड़ता है, या फिर बीच में रुक के एक बार पंप को इनहेल करना पड़ता है, स्टीरॉयड पंप को, फिर वो इजिली जा पाते हैं, लेकिन वैसे फिर वो जा नहीं पाएंगे। तो ये इसके थे कुछ कॉमन ट्रिगर फैक्टर। फिर आप बात करेंगे कि एलोपैथी में इसकी मैनेजमेंट क्या है। एलोपैथी जनरली इसे नॉन क्योरेबल डिजीज मानता है और लाइफ लॉन्ग मेडिसिन यूज करने की सलाह देता है। एलोपैथी में 2 तरीके की मेनली जो है मेडिसिन दी जाती है। पहली है ब्रोंकोडाइलेटर, जिसमें आपके ब्रोंकोस को डायलेट किया जाता है और अच्छे से सांस ले पाते हो आप। इसमें जैसे साल्ब्यूटामोल एक्सेट्रा काफी मेडिसिन आती हैं, साल्ब्यूटामोल हो गया, अस्थालिन हो गया, काफी सारी इसी के अंदर आती है। फिर उसके बाद दूसरी जो इसमें क्लास मेडिसिन यूज होती है वो होती है स्टीरॉयड इनहेलर्स। इसमें स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए दिए जाते हैं, और जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया थे ब्रोंकोडाइलेटर्स, वो शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाते हैं। शॉर्ट टर्म रिलीफ चाहिए तो ब्रोंकोडाइलेटर, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन को कम करना है तो स्टीरॉयड्स यूज किए जाते हैं। तो लेकिन जैसा आप समझ गए होंगे कि जो आपके ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं वो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दे रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और जो स्टीरॉयड है वो आपकी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कम तो कर रहे हैं, लेकिन स्टीरॉयड अपने साथ लाता है साइड इफेक्ट्स जो आपकी इम्यूनिटी को काफी कॉम्प्रोमाइज कर देता है। तो इसलिए दोनों ही मेडिसिन लॉन्ग टर्म के यूज में आपको कोई बढ़िया फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देती। अब आ जाते हैं आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव पे। आयुर्वेद इसे क्योरेबल मानता है और उसमें जो ग्रंथ आयुर्वेद के उसमें इसको क्लासिफाई किया गया है तमक श्वास के नाम से, और मेनली इसमें वात कफ दोष की इन्वॉल्वमेंट मानी गई है। जब वात की गति होती है और कफ का अवरोध होता है तब आयुर्वेद में बोला गया है कि आपको तमक श्वास हो गया, यानी आपको अस्थमा हो गया है। तो जैसा आपने देखा कि इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी है, कफ की और वात की। तो इसमें क्या होगा, इस वजह से आम की फॉर्मेशन होगी। आम एक संस्कृत वर्ड है जो टॉक्सिन्स के लिए यूज होता है। तो आयुर्वेद में हम इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आम को पैसिफाई करने के लिए हमें अग्नि को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। जैसे हम पेशेंट की डाइजेस्टिव फायर और अग्नि को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आम का पाचन होना शुरू होगा, जो टॉक्सिन्स का पचना शुरू होगा तो आपके लंग्स डिटॉक्सिफाई होना शुरू होंगे और जो अस्थमा के सिम्टम्स हैं वो पैसिफाई होने लगेंगे। और वात और कफ का बैलेंस भी हम मेंटेन करते हैं, जो कि हम मेडिसिन से, लाइफस्टाइल चेंजेस से और डाइटरी हैबिट्स को चेंज करके करते हैं। तो अगर आप अस्थमा को फेस कर रहे हैं तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हो तभी ही मेरे पास आए। लाइफस्टाइल आपको चेंज करना ही पड़ेगा, तभी हम इस डिजीज को इरेडिकेट कर पाएंगे। मेरे से कंसल्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला है, अगर आप दिल्ली और दिल्ली एनसीआर से बाहर रहते हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर हमारा ऐप लिस्टेड है डॉक्टर दीपक धनखड़ के नाम से, उसे डाउनलोड करना होगा और वहां से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। उसके बाद आपको जूम मीटिंग का टाइम दे दिया जाएगा और जूम मीटिंग पे आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट करके और डिजीज के रिगार्डिंग डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद जो लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, जो डाइटरी चेंजेस करने हैं और मेडिसिन है, वो आपके घर कुरियर के माध्यम से या बाकी किसी मेथड से भेज दी जाती है। फिर आप उनको कंटिन्यू करके और डिजीज को काबू कर सकते हैं।
दूसरा मेथड है ऑफलाइन कंसल्टेशन का। जो नियर बाय क्लिनिक के रहते हैं, दिल्ली एनसीआर के पेशेंट हैं, वो ऑफलाइन क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं। मेरा क्लिनिक नजफगढ़ दिल्ली में सिचुएटेड है और मैं वीक में सिर्फ 2 दिन पेशेंट देखता हूँ ऑफलाइन। वो 2 दिन है सैटरडे और संडे। सुबह 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ऑफलाइन ओपीडी होती है मेरी। क्लिनिक की लोकेशन जानने के लिए आप 9625400576 पर कॉल या व्हाट्सएप करके लोकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और मेरे से आकर मिल सकते हैं और अस्थमा का ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।